Hello and welcome to Filler Form. I am Ali Akhtar, sociology teacher at Filler Form. तो अभी हम लोग यूनिट 3 जो कि है सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट उसी को कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। कंफर्म दैट वॉइस एंड पीपीटी क्लियर और नॉट। वन मिनट। Confirm that voice and PPT clear or not. Good evening all. गुड इवनिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। सो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए अनाउंसमेंट है कि वो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं जो कि है अलीम10, जिसको यूज करने पे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में जो भी अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किए हैं और यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, सो आप इसको ये रेफरल कोड रेफर कर सकते हैं। ये रेफरल कोड एप्लीकेबल है फिलर फॉर्म के ऑल कोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी डेली क्लासेस जो है वो 3 PM पे होती हैं। इन केस अगर 3 PM पे कोई क्लास नहीं हो पाती है तो क्लास 8 PM पे होती है। स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले आता है, हम लोगों ने कल जो है आइडेंटिटी के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सो सबसे पहले मीट को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें मीट कॉइन द टर्म आई एंड मी। मीट ने जो है आई एंड मी का टर्म जो है कॉइन किया था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। द आई इज द इनर यू। आई क्या है? जो आपके अंदर का हिस्सा है, जो आप अंदर से हैं वो आपका आई है। मीट ट्राइज टू इन्फर दैट दिस एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इज फिक्स्ड एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। और ये जो आपका अंदर का हिस्सा है, यानी कि अंदर से आप कैसे हैं, ये कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं करता है। मीट ये इसको बताना चाहते हैं कि आई जो है वो आपका अंदर से आप कैसे हैं ये शो करता है, और ये कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ये कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक। मीड ने मैं और मैं का शब्द गढ़ा है। मैं आंतरिक आप है, यानी कि जो आपके अंदर का आंतरिक हिस्सा है वो मैं कहलाता है। मीड ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति का ये पहलू स्थिर है और बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि जो किसी व्यक्ति का जो आंतरिक पहलू होता है वो स्थिर होता है और ये किसी भी बाहरी पहलुओं से, बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होता है। ये किसी भी बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होता है। द सेल्फ इज द पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। और सेल्फ क्या है?
इज द पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, आपके आइडेंटिटी का पार्ट होता है। सेल्फ जो है आपके आइडेंटिटी का पार्ट होता है। दैट कैन चेंज एंड इज इन्फ्लुएंस बाय अदर फैक्टर, जो चेंज हो सकता है। ये आई की तरह नहीं है कि चेंज ना हो, सेल्फ चेंज हो सकता है और बाहर के फैक्टर से यानी कि दूसरे फैक्टर से इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। ठीक, द सेल्फ इज द पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी दैट कैन चेंज एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर्स। स्वयं आपकी पहचान का हिस्सा होता है और जो बदल सकता है, यानी कि जिसमें परिवर्तन आ सकता है, जो बदल सकता है, और जो अन्य कारक हैं यानी कि बाहरी कारक हैं उससे प्रभावित भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि जो सेल्फ है वही आइडेंटिटी है, जो सेल्फ है वही आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी जो है वो बदलती रहती है और बाहर के फैक्टर से इन्फ्लुएंस भी होती रहती है। ठीक, Giddens and Suttons argues that there are two identities. गिडेंस एंड सटन्स कहते हैं कि दो तरह की आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक, गिडेंस और सटन का तर्क है कि दो तरह की पहचान होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले आता है प्राइमरी आइडेंटिटी। सबसे पहले आता है प्राइमरी आइडेंटिटी फॉर्म्ड इन अर्ली सोशलाइजेशन बाय फैक्टर्स, एग्जांपल फैमिली, दीज आर मोर फिक्स्ड। ठीक, तो ये आपके जो अर्ली ईयर्स होते हैं, आपके पूरे लाइफ के जो अर्ली ईयर्स होते हैं, उस टाइम पे जो सोशलाइजेशन होता है उस वक्त आपका प्राइमरी आइडेंटिटी बनती है। उस वक्त आपकी क्या है? प्राइमरी आइडेंटिटी बनती है। जैसे कि फैमिली द्वारा ये आपकी फैमिली आइडेंटिटी बनाई जाती है और ये ज्यादातर फिक्स्ड होती है। ये कभी भी ये ज्यादातर फिक्स होती है और चेंज नहीं होती है। आइडेंटिटी पढ़ा रहे हैं, जो कल हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, देयर आर मोर फिक्स्ड, दे आर दीज आर मोर फिक्स, यानी कि जो प्राइमरी आइडेंटिटी होती हैं वो फिक्स होती है। ठीक, प्राइमरी प्राथमिक पहचान क्या होती है? प्राथमिक पहचान वो है जो प्रारंभिक समाजीकरण में कारकों द्वारा गठित, उदाहरण के लिए परिवार, यानी कि जैसे कि परिवार के द्वारा जो है गठित जो समाजीकरण होता है हमारे प्रारंभिक साल में, प्रारंभिक वर्ष में, हमारे जीवन के प्रारंभिक वर्ष में हमारा जो प्राथमिक पहचान है वो बनती है। और ये प्राथमिक पहचान जो है ज्यादातर फिक्स होती है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। ठीक, उसके बाद आता है सेकेंडरी आइडेंटिटी। सेकेंडरी आइडेंटिटी क्या होती है? फॉर्म बाय सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन के जरिए बनती है। ठीक, प्राइमरी सोशलाइजेशन के जरिए प्राइमरी आइडेंटिटी बनती है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के जरिए सेकेंडरी आइडेंटिटी बनती है। एग्जाम्पल है वर्क। वर्क यानी कि जहाँ पे आप काम करते हैं, जो काम आप करते हैं उससे आपकी सेकेंडरी आइडेंटिटी बनती है। दीज आर मोर फ्लूइड, ये फ्लूइड होती है क्योंकि आपने वर्क चेंज किया तो वहाँ पे दूसरी जगह गए, दूसरी जगह पे हो सकता है आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाए। ठीक, तो सेकेंडरी आइडेंटिटी फ्लूइड होती है। फ्लूइड यानी कि जो चेंजेबल होती है, जिसको बदला जा सकता है। द्वितीयक पहचान क्या होती है? द्वितीयक पहचान द्वितीयक समाजीकरण द्वारा गठित होती है। ठीक, द्वितीय समाजीकरण द्वारा गठित होती है द्वितीयक पहचान। एग्जाम्पल के लिए है कामकाज, जहाँ पे आप काम करते हैं या जो आपका काम है उससे आपकी द्वितीयक पहचान बनती है जो अधिक तरल होती है। तरल कहते हैं जो आसानी से बदली जा सकती है। ठीक, और परिवर्तनशील होती है। और क्या है? परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट, अब यहाँ तक आइडेंटिटी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, कम्युनिटी, समुदाय। कम्युनिटी क्या होती है या समुदाय क्या होती है? हम सोशोलॉजी में अक्सर सुनते रहते हैं सोशल कम्युनिटी, कम्युनिटी सोसाइटी, ये सारी चीजें हम लोग सुनते रहते हैं। तो कम्युनिटी का मतलब क्या है, कम्युनिटी है क्या, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रॉबर्ट एजरा पार्क की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक, रॉबर्ट एजरा पार्क की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इनकी परिभाषा देखते हैं, समुदाय में इन्होंने क्या कहा है। ठीक, कम्युनिटी इज द ब्रॉडेस्ट इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ द टर्म हैज स्पेशियल एंड जियोग्राफिकल कनोटेशन। ये कहते हैं कि रॉबर्ट एजरा पार्क के अकॉर्डिंग कम्युनिटी क्या है? ये एक स्पेशियल और जियोग्राफिकल कनोटेशन है, यानी कि जिसमें जियोग्राफी भी होती है और जिसमें एक स्पेस भी होता है। ठीक, कम्युनिटी इज द ब्रॉड इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ द टर्म हैज ए स्पेशियल एंड जियोग्राफिकल कनोटेशन। समुदाय शब्द के व्यापक अर्थ में अगर समझे
जाए समुदाय को, तो एक स्थानिक और भौगोलिक अर्थ होता है। तो ये क्या है, एक स्थानिक और भौगोलिक अर्थ होता है इसमें। ठीक, इसका मतलब क्या है, दिस जियोग्राफिकल कंसेप्शन ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्व्स द आइडिया ऑफ अ डेफिनिट एंड परमानेंट ऑक्यूपेशन ऑफ गिवन टेरिटरी। यानी कि सिंपल बात ये है कि जो कम्युनिटी होती है उसकी एक फिक्स टेरिटरी होती है। ठीक, जो कम्युनिटी होती है उसकी एक फिक्स टेरिटरी होती है, बट कम्युनिटी इज नॉट अ मेयर जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें कम्युनिटी में होती हैं। समुदाय की इस भौगोलिक अवधारणा में किसी दिए गए क्षेत्र के निश्चित और अस्थायी कब्जे का विचार शामिल है। यानी कि आप सिंपल ये बात समझिए कि समुदाय के पास एक निश्चित स्थान होता है, क्षेत्र होता है। समुदाय के पास एक निश्चित स्थान और क्षेत्र होता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि समुदाय केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है। ठीक, समुदाय जो है एक केवल भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजें समुदाय में होती हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू बोगार्डस, बोगार्डस किस तरह से डिफाइन करते हैं कम्युनिटी को। ठीक, तो बोगार्डर किस तरह से परिभाषित करते हैं कम्युनिटी को वो देखते हैं। तो इनकी जो बुक है सोशियोलॉजी, जो 1952 में पब्लिश हुई, अ कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप, उसी में ही लिखते हैं कि अ कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप। क्या है, एक सोशल ग्रुप है विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, जिनके पास कुछ डिग्री होती है वी फीलिंग की। यानी कि आपस में इनके बीच में वी फीलिंग होती है, हम वाली फीलिंग होती है। ठीक, एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया, यानी कि एक गिवन एरिया में रहते हैं, एक टेरिटरी इनकी फिक्स होती है। ठीक, तो अ कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया। बोगार्डस ने परिभाषित किया है समुदाय को अपनी पुस्तक समाजशास्त्र, जो 1952 में प्रकाशित हुई थी। उनके अनुसार क्या है, एक समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ हद तक हम महसूस करते हैं। ठीक, समुदाय क्या है, एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ हद तक हम ये हम वाली फीलिंग महसूस होती है, कुछ हद तक हम महसूस करते हैं। हम मतलब कि हम लोग आपस में एक हैं। ठीक, इस तरह से महसूस करते हैं। और एक निश्चित क्षेत्र होता है, और समुदाय का क्या है, एक निश्चित क्षेत्र होता है। तो हर डेफिनेशन में आता है कि एक निश्चित क्षेत्र होता है, यानी कि कम्युनिटी के लिए एक गिवन टेरिटरी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक निश्चित क्षेत्र होना किसी भी समुदाय के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, मैकाइवर एंड पेज ने किस तरह से डिफाइन किया है कम्युनिटी को। व्हेनेवर द मेंबर ऑफ एनी ग्रुप, ये कहते हैं कि व्हेनेवर द मेंबर्स ऑफ एनी ग्रुप स्मॉल और लार्ज, चाहे ग्रुप हो स्मॉल चाहे ग्रुप हो लार्ज, लिव टुगेदर, एक साथ रहते हों, इन सच अ वे दैट दे शेयर नॉट दिस और दैट पार्टिकुलर इंटरेस्ट बट द बेसिक कंडीशन ऑफ लाइफ। यानी कि एक पार्टिकुलर इंटरेस्ट को ही सिर्फ नहीं शेयर करते हैं ये आपस में, बल्कि जो भी बेसिक कंडीशन ऑफ लाइफ होती है उन सारी चीजों को शेयर करते हैं आपस में। तो इसी को कम्युनिटी कहा जाता है। वी कॉल दैट ग्रुप अ कम्युनिटी, हम उस ग्रुप को कम्युनिटी कहते हैं। इस तरह से मैकाइवर एंड पेज ने डिफाइन किया है कम्युनिटी को। तो याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि हर डेफिनेशन याद करना आपके मतलब इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी पूरी डेफिनेशन याद कर ले। तो बहुत सारे की पॉइंट्स भी आपको मिल जाते हैं डेफिनेशन से। जैसे यहाँ पे क्या है, एनी ग्रुप स्मॉल और लार्ज लिव टुगेदर इन सच अ वे दैट दे शेयर नॉट दिस और दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट बट द बेसिक कंडीशन ऑफ लाइफ। यानी कि आपस में ये बेसिक कंडीशन ऑफ लाइफ शेयर करते हो। तो यही अगर आपको याद है तब भी आप मैकाइवर एंड पेज की डेफिनेशन बता सकते हैं। मैकाइवर एंड पेज ने किस तरह से परिभाषित किया है समुदाय को। जहां भी किसी समुदाय समूह के सदस्य छोटे हों या बड़े समूह, यानी कि समूह चाहे छोटा हो चाहे समूह बड़ा हो, अगर उसके सदस्य एक साथ इस तरह से रहते हों कि वो इस या उस विशेष रुचि को नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी स्थितियों को साझा करते हो। यानी कि बहुत सारी चीजों को साझा करने के साथ साथ जो जीवन की बुनियादी स्थितियां होती हैं उसको भी साझा करते हैं आपस में। तो हम उस समूह को क्या कहते हैं, एक समुदाय कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस समूह को एक समुदाय कह देते हैं। ठीक, एट अदर प्लेस दे हैव डिफाइंड इट एज, दूसरी जगह पे इन्होंने कम्युनिटी को कैसे डिफाइन किया है, मैकाइवर एंड पेज ने ही। ठीक, तो एक डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख लिया मैकाइवर एंड पेज की।
दूसरी डेफिनेशन क्या है कम्युनिटी की अकॉर्डिंग टू मैकइवर एंड पेज, आई स्ट्रांगली निट ग्रुप, कहते हैं कि एक स्ट्रांगली निट ग्रुप जो एक साथ जुड़ा हुआ ग्रुप हो, बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ, ऑक्युपाइंग अ सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि एक टेरिटरी होती है इनके पास, ऑक्युपाइंग अ सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया एंड लिविंग अ कॉमन लाइफ, और एक कॉमन लाइफ जीते हों, तो उसी को कम्युनिटी कहा जाता है। दूसरे स्थान पर मैकइवर एंड पेज ने समुदाय को इस तरह से परिभाषित किया है कि एक भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा करने वाले और एक समान जीवन जीने वाले एक मजबूत बुने हुए समूह के रूप में परिभाषित किया है। यानी कहते हैं कि समुदाय एक मजबूत बुना हुआ समूह है जो एक साथ एक क्षेत्र में रहते हैं और एक समान जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे समूह को क्या कहा जाता है, समुदाय कहा जाता है। ठीक। हाँ, हम लोग कम्युनिटी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। कम्युनिटी, हाँ डेफिनेशन पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछा जाता है तो कीवर्ड से आप डेफिनेशन याद रखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी में बी स्टेटेड एज अंडर। अब कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, समुदाय के लक्षण क्या होते हैं, हम वो देखने जा रहे हैं। ठीक। अ ग्रुपिंग ऑफ पीपल, इसमें क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ पीपल होता है, किसी एक आदमी से कम्युनिटी नहीं बनती है, बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल से कम्युनिटी बनती है। लोगों का एक समूह होता है, किसी एक व्यक्ति से समुदाय नहीं बनता है, बल्कि समूह होना चाहिए लोगों का, तभी समुदाय बनेगा। तो सबसे पहले किसी भी कम्युनिटी को होने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल होना जरूरी है, लोगों का समूह होना जरूरी है। A a delimited geographical area or locality not much applicable to modern community। ठीक, एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए जहाँ पे वो रहते हों, यानी कि एक फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए जहाँ पे वो रहते हों, लेकिन ये मॉडर्न कम्युनिटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है आमतौर पे। ठीक, क्योंकि मॉडर्न कम्युनिटी जो पाई जाती हैं उसमें जियोग्राफिकल एरिया फिक्स नहीं होती है, एक सीमांकित भौगोलिक क्षेत्र या इलाका, एक सीमांकित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए कि एक फिक्स भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए जिस पे वो समुदाय रह रहा हो। लेकिन ये आधुनिक समुदाय के लिए अधिक लागू नहीं होता है, यानी कि आधुनिक समुदाय के लिए जरूरी नहीं है एक भौगोलिक क्षेत्र होना। अब इससे इजी वे कैसे बता सकते हैं, इसमें क्या होता है बताएं, जब आप उसको बार बार नहीं पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होगा। एक बार जब आप उसको पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा, हर चीज, हर थिंकर को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होगा, तभी आप उसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक, जैसे आप कम्युनिटी है तो कम्युनिटी में अलग अलग डेफिनेशन, उसके कीवर्ड्स आप याद रखिए, फिर दूसरे वर्ड्स आ जा रहे हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट आते हैं, उसके कीवर्ड्स याद रखिए। तो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, उसकी बस वजह ये है कि आप बार बार उसको पढ़ना है आपको। ठीक। अब इससे इसी तरीका क्या होगा कि मैं कीवर्ड्स बता दे रहा हूँ, डेफिनेशन पूरी नहीं याद करना है आपको। ठीक। अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता कि आप एक वर्ड खाली एक लेटर याद कर लीजिए उससे डेफिनेशन पता चल जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। तीसरा है अ कॉमन कल्चर एंड अ सोशल सिस्टम, एक कॉमन कल्चर हो और एक सोशल सिस्टम। ठीक, एक कॉमन कल्चर हो और सोशल सिस्टम हो। हाँ, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक चीज को 4 बार 5 बार पढ़ लेते हैं तो आपको फिर खुद ही एहसास होने लगेगा कि अब मुझको इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे समझ में आने लगा। ठीक, और इसमें मेन चीज होती है कि आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको इसमें इम्पोर्टेंट है, निर्धारित को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। जिसमें मैंने बताया था कि आप एक बुक ले लीजिए, एंड अरिहंट की आती है सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बुक। ठीक, ये ले लीजिए, इससे क्वेश्चन पूरे आप सॉल्व करिए, उससे बहुत ही आपको हेल्प मिलती है। ठीक,
कोई भी चीज़ डिटेल्स में पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है और सिलेबस आपका बहुत लेंथी है, ठीक है? और डिटेल्स में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ठीक? और उसमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत डिटेल्स में अगर पढ़ाया जाए कोई चीज़। हाँ, उसमें सारी चीज़ें भी होती हैं, थ्योरी भी होती हैं और सबसे सही है कि अगर आपने वो क्वेश्चन बुक लिया है तो क्वेश्चन के नीचे ही उसका एक्सप्लेनेशन दिया होता है, तो वो बहुत हेल्प करता है आपको, ठीक? अ कॉमन कल्चर हैज़ कल्चर एंड अ सोशल सिस्टम, जैसे क्वेश्चन कम होते हैं उसमें, लेकिन हाँ, क्वेश्चन वाली सिर्फ अलग है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक अलग आती है, पीवाईक्यू, ठीक? वो ले लीजिए, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, एक्सप्लेन नीचे किया होता है पूरा, ठीक? सो अ कॉमन कल्चर, एक कम्युनिटी का क्या होता है, कॉमन कल्चर होता है एंड अ सोशल सिस्टम, और एक कॉमन सोशल सिस्टम होता है विच ऑर्गेनाइजेस देयर एक्टिविटीज, जो उनकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक? एक समान संस्कृति और एक सामाजिक व्यवस्था जो उनकी गतिविधियों को का आयोजन करती है। तो इसमें क्या होता है, एक समान संस्कृति होती है और एक सामाजिक व्यवस्था होती है जो उनकी गतिविधियों का आयोजन करती है। तो ये भी एक कम्युनिटी का लक्षण है, एक कॉन्शियसनेस एमंग द मेंबर्स, और जो चौथा है कि जो कम्युनिटी होती है उनके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में एक कॉन्शियसनेस होती है अबाउट देयर यूनिटी, कि उनके बीच में यूनिटी है, एक वी फीलिंग होती है उनके अंदर, एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि आपस में पहचान के होने का सेंस होता है, वी फीलिंग होती है यहाँ पे, ठीक? समुदाय में उनकी एकता और अपनेपन की भावना होती है, समुदाय के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में एकता और अपनेपन की भावना होती है, हम वाली भावना होती है कि हम हैं, ठीक? एक साथ हम लोग हम हैं, ठीक? उसके बारे में जागरूकता होती है, ठीक? एक्ट कलेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और ये लोग काम करते हैं कलेक्टिवली एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर मैनर पे, जो भी कम्युनिटी के मेंबर होते हैं वो कलेक्टिवली काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करते हैं, सामूहिक रूप से संगठित तरीके से कार्य करते हैं, सामूहिक रूप से संगठित तरीके से कार्य करते हैं। अ डिवीजन ऑफ लेबर इनटू स्पेशलाइज्ड एंड इंटरडिपेंडेंट फंक्शन, ठीक? एक कम्युनिटी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर होता है, और इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं, इंटरडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं, यानी कि इनके जो फंक्शन होते हैं ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आपस में इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक? विशेष और अनियोन्यासित कार्यों में श्रम का विभाजन होता है, यानी कि लोग आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक? और विशेष तरीके से यहाँ पे श्रम का विभाजन होता है समुदाय में, ठीक? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डायस्पोरा, ठीक है? लेट हो गए हैं तो आप जो पिछली क्लासेस हैं वो जब भी वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप उसको रिकॉर्डेड क्लासेस देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप आधे घंटे लेट हो चुके हैं। डायस्पोरा यानी कि प्रवासी, डायस्पोरा से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। 1 मिनट। डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा इज अ कम्युनिटी, डायस्पोरा क्या है, एक कम्युनिटी ऑफ पीपल है, यानी कि लोगों की एक कम्युनिटी है फ्रॉम द सेम होमलैंड, जो एक होमलैंड से होते हैं, यानी कि एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, हु हैव बीन स्कैटर्ड और हैव माइग्रेटेड टू अदर लैंड, जो स्कैटर्ड हो जाते हैं या माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगह पे, जो स्कैटर्ड हो जाते हैं या माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगह पे, ऐसे लोगों की कम्युनिटी को डायस्पोरा कहा जाता है। जैसे बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं, बहुत सारे
डायस्पोराज होते हैं। मान लेते हैं कि एक एग्जांपल से अगर समझते हैं, कहीं पे अगर वार होता है, ठीक, तो वहाँ के लोग जो है मूव कर जाते हैं दूसरी जगह पे, या फ्लड्स आ गए या कोई भी मतलब नेचुरल कैलेमिटीज भी आ गई, तो वहाँ के लोग जो है यहाँ से अपने होमलैंड को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके बस जाते हैं। तो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे जाके बस रहे हैं। अब यहाँ पे चूंकि और भी लोग हैं आसपास, ठीक, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं। अपनी क्या है, एक कम्युनिटी बना लेते हैं। इसी को डायस्पोरा कहा जाता है। इसी को डायस्पोरा कहा जाता है कि ऐसे लोगों का समूह होता है, ऐसे लोगों की कम्युनिटी होती है जो सेम होमलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक, लेकिन दूसरी जगह पे जाके रह रहे हैं। तो डायस्पोरा इज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल फ्रॉम द सेम होमलैंड हु हैव बीन स्कैटर्ड और हैव माइग्रेटेड टू अदर लैंड, जो स्कैटर्ड हो चुके हैं और दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे कि इंडिया से बहुत से लोग जो है सऊदी अरबिया, कुवैत, ऐसी बहुत सारी जगहों पे जाके रहते हैं, काम करते हैं। तो वहां पे जाके चूंकि ये जो इंडियन है, मान लेते हैं सऊदी अरबिया में जो लोग रह रहे हैं, ठीक, जो इंडियन है वो सऊदी अरबिया में अगर एक साथ मिल के एक कम्युनिटी बना लेते हैं, ठीक, यानी कि आपस में जब मिलते हैं तो एक तरह की वही फीलिंग होती है उनके बीच में। आप कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो कोई इंडियन अगर आपको मिल जाता है तो आपको लगता है कि वो अपना है, ठीक, एक अपनेपन की भावना होती है। तो यही तो कम्युनिटी की वो है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक। सो ये क्या कहलाएगा, डायस्पोरा कहलाएगा, क्योंकि सेम होमलैंड से है और दूसरी जगह पे जाके रह रहे हैं, ठीक। डायस्पोरा यानी कि प्रवासी एक ही मातृभूमि के लोगों का एक समुदाय है। एक ही मातृभूमि यानी कि ये जो लोग हैं वो एक ही मातृभूमि से संबंध रखते हैं, जो बिखर गए हैं और अन्य भूमि पर चले गए हैं, ठीक, जो बिखर गए हैं और दूसरी जगह पे जाके रह रहे हैं। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को प्रवासी कहा जाता है, ठीक। While most often associated with the जैविस people, ये ज्यादातर डायस्पोरा का जो कॉन्सेप्ट है वो जैविस लोगों के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि जैविस जो है, जो ज्यूज हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा माइग्रेशन किया है। ज्यूज के बीच में माइग्रेशन सबसे ज्यादा हुए हैं। ज्यूज में सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुए, ठीक, ज्यूज में सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुए, ठीक। ये लोग जाके दूसरी जगह पे बसते हैं और वहां पे एक कम्युनिटी बना लेते हैं, ठीक। वाइल मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद द जेविस पीपल, तो आपसे अगर पूछा जाता है ज्यादातर जो है डायस्पोरा का जो कॉन्सेप्ट है वो किस से रिलेटेड है, तो जैविस पीपल से रिलेटेड है। एक्सपेल फ्रॉम द किंगडम ऑफ इसराइल, जिनको इसराइल के किंगडम से एक्सपेल कर दिया गया था, मतलब निकाल दिया गया था इन द 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी में द डायस्पोरा ऑफ मेनी इथनिक ग्रुप इज फाउंड अराउंड द वर्ल्ड, और कई सारे इथनिक ग्रुप के डायस्पोरा पाए जाते हैं पूरे दुनिया में, ठीक, पूरे दुनिया में कई भी बहुत सारे इथनिक ग्रुप के डायस्पोरा पाए जाते हैं। जबकि छठी शताब्दी में ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसराइल के साम्राज्य से विकसित यहूदी लोगों के साथ अक्सर जोड़ा जाता है। यानी कि जो इसराइल के समाज से निष्कासित, विकसित नहीं, निष्कासित यहूदी लोगों के साथ ये कॉन्सेप्ट जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि ये जो है वहां से निष्कासित कर दिए गए थे इसराइली साम्राज्य से, और अलग अलग जगह पे जाके अपने अपने समुदाय बना लिया इन्होंने, ठीक। तो इसीलिए ये ज्यादातर जो डायस्पोरा का कॉन्सेप्ट है, प्रवासी का जो अवधारणा है, वो इन्हीं के साथ जोड़ा जाता है। और आज दुनिया भर में कई जातीय समूह के डायस्पोरा यानी कि प्रवासी पाए जाते हैं, ठीक। ऑन दिस बेसिस कोहेन आइडेंटिफाइड 5 टाइप्स ऑफ डायस्पोरा, यानी कि कोहेन ने 5 तरह के डायस्पोरा को आइडेंटिफाई किया है कि 5 तरीके के डायस्पोरा होते हैं। इस आधार पर कोहेन ने 5 प्रकार के डायस्पोरा की पहचान की। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो है आ, कौन सी कम्युनिटी के बीच में डायस्पोरा पाया जाता है, कौन सी कम्युनिटी का सबसे ज्यादा डायस्पोरा पाया जाता है, तो ज्यूज कम्युनिटी का सबसे ज्यादा जो है
ज्यूश कम्युनिटी का ही डायस्पोरा पाया जाता है। लेकिन अगर नंबर की बात करें, नंबर ऑफ पीपल की बात करें, ठीक, अगर सिर्फ कम्युनिटी की आप बात करते हैं कि कौन सी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा होता है, तो ज्यूश में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन नंबर ऑफ पीपल की बात करेंगे तो इंडियन है, इंडियन लोग सबसे ज्यादा बाहर जाके रहते हैं। ठीक, तो 5 तरह के डायस्पोरा की बात किया है, आइडेंटिफाई किया है कोहेन ने 5 प्रकार के डायस्पोरा की पहचान किया है। सबसे पहले आता है विक्टिम डायस्पोरा। सबसे पहले इसमें आता है विक्टिम डायस्पोरा। विक्टिम किसको कहते हैं? जो सताए गए हों, जो परेशान हुए हों, ठीक, और उसकी वजह से बाहर चले गए हों, चाहे नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, चाहे वहाँ की गवर्नमेंट्स के जरिए, किसी भी जरिए अगर वो सताए गए हों या किसी वजह से वहां से निकल के भाग गए हों अपने होमलैंड से और दूसरी जगह पे जाके रह रहे हों, तो ऐसे लोगों को विक्टिम डायस्पोरा कहा जाता है। ठीक, हाँ, यहूदी है। एग्जाम्पल क्लासिक डायस्पोरा पोस्ट इनटू एक्साइल सच एज द ज्यूज, जैसे ज्यूज को बाहर कर दिया गया, भगाया गया। ठीक, इनको फोर्स किया गया कि वो वहां से भाग जाए। अफ्रीकन को फोर्स किया गया कि वहां से भाग जाए। आर्मेनियन को फोर्स किया गया कि वहां से भाग जाए। तो ये सब जो है क्या है, इनको मजबूर किया गया कि वो अपने होमलैंड को छोड़कर दूसरी जगह पे जाके रहें। तो ये विक्टिम डायस्पोरा कहते हैं, कहलाते हैं। ठीक, तो विक्टिम डायस्पोरा के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता है तो जैविश डायस्पोरा, अफ्रीकन डायस्पोरा और आर्मेनियन डायस्पोरा। ठीक, पीड़ित डायस्पोरा, यानी कि पीड़ित से आप समझ रहे हैं जिनको पीड़ित किया गया हो, वो जो अपने जो मातृभूमि है उसको छोड़ के भागने के लिए उनको मजबूर किया गया हो। ठीक, तो ऐसे लोगों को, ऐसे डायस्पोराज को पीड़ित डायस्पोरा कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहूदी डायस्पोरा, यहूदी प्रवासी, अफ्रीकी प्रवासी और आर्मेनियाई प्रवासी। ठीक, जैसे क्लासिक डायस्पोरा को निर्वासन में मजबूर किया गया, यानी कि वो अपने मातृभूमि छोड़ के जाएं, इसके लिए उनको मजबूर किया गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लेबर डायस्पोरा। लेबर के लिए जाते हैं, जैसे इंडियन जो है वो सऊदी अरबिया, कुवैत, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज में जो है, खासतौर से जो गल्फ की कंट्रीज हैं वहां पे जाते हैं। ठीक, लेबर के लिए, ठीक, काम काज के लिए। तो एक तरह का ये भी लेबर डायस्पोरा भी होता है। ठीक, लेबर डायस्पोरा एग्जांपल मास माइग्रेशन इन सर्च ऑफ वर्क। मास माइग्रेशन होता है इन सर्च ऑफ वर्क, काम के तलाश में, एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए लेबर जो है मूव करते हैं, और मास माइग्रेशन होता है उसमें, सच एज द इंडियन एंड द टर्किश डायस्पोरा। जैसे कि इंडियन और टर्किश डायस्पोरा। सबसे ज्यादा इंडियन जो है वो लेबर डायस्पोरा में, क्योंकि इंडिया से लेबर जो है बहुत ज्यादा कंट्रीज में फैले हुए हैं। ठीक, उसके बाद आता है टर्किश डायस्पोरा। टर्किश यानी कि टर्की से भी, अब तो इसका नाम टर्कीय हो गया है। ठीक, यहाँ से भी लोग जो है मूव करते हैं काम की तलाश में, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए। ठीक, श्रमिक प्रवासी क्या है? श्रम के लिए लोग जो है अपने मातृभूमि को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। ठीक, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए काम की तलाश में बड़े पैमाने पर प्रवासन और भारतीय और तुर्की डायस्पोरा जैसे आर्थिक अवसर। ठीक, तो क्या है, उदाहरण अगर हम लोग लेते हैं तो भारतीय और तुर्की डायस्पोरा, जिसमें भारत से और तुर्की से लोग जो है श्रम की तलाश में दूसरी कंट्रीज में, दूसरे अपने मातृभूमि को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके रहते हैं। ठीक, प्रवासन करते हैं। ठीक, बड़े पैमाने पर प्रवासन होता है इसमें, क्या करने के लिए? अपने आ, कामकाज की तलाश में और आर्थिक अवसर की तलाश में, कामकाज की तलाश में और आर्थिक अवसर की तलाश में। नेक्स्ट आता है ट्रेड डायस्पोरा। ट्रेडिंग के लिए लोग जो है दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। ठीक, एग्जांपल माइग्रेशन सीकिंग टू ओपन ट्रेड्स रूट्स एंड लिंक्स सच एज द चाइनीज एंड लेबनीज। जैसे चाइनीज और लेबनीज हैं, ये अपने ट्रेड्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने माल को दूसरी जगह पे इंपोर्ट करने के लिए, ठीक, एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक, अपना बिजनेस खोलने के लिए। तो इस तरह के डायस्पोरास को कहा जाता है ट्रेड डायस्पोरा।
migration seeking to open trade routes and link such as the Chinese and Lebanese diaspora। तो चाइनीज और लेबनीज जो है वो ट्रेड डायस्पोरा में आते हैं। व्यापार डायस्पोरा क्या है? उदाहरण के लिए व्यापार मार्ग खोलने, यानी कि व्यापार के लिए जब आप अपने होमलैंड को छोड़ के, अपने मातृभूमि को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके बस जाते हैं तो उसको व्यापार डायस्पोरा कहा जाता है, जैसे कि चीनी और लेबनी डायस्पोरा, जैसे लिंक खोलने के लिए मांग करने वाले प्रवासी। ठीक। नेक्स्ट आता है इंपेरियल डायस्पोरा। इंपेरियल किसको कहते हैं? इंपेरियल कहते हैं शासन को, राज को। ठीक। तो इंपेरियल यानी कि दूसरी कंट्री पे राज करने के लिए अगर आप एक अपने होमलैंड को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं, दूसरी जगह पे जाके बसते हैं, क्या करने के लिए? उस दूसरी जगह पे अपना शासन चलाने के लिए, ठीक, अपना किंगडम चलाने के लिए, तब इसको इंपेरियल डायस्पोरा कहा जाता है। जैसे ब्रिटिश लोग इंडिया आए, तो ब्रिटिश ने अपने होमलैंड को छोड़ के इंडिया आए, क्या करने के लिए आए? इंडिया पे कब्जा करने के लिए और उसमें अपना शासन चलाने के लिए, ठीक, अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो इसको क्या कहेंगे? इंपेरियल डायस्पोरा। एग्जाम्पल, माइग्रेशन एमंग दोज कीन टू सर्व एंड मेंटेन एम्पायर्स, जो अपने एम्पायर्स बनाने के लिए, एम्पायर्स को सर्व करने के लिए और मेंटेन करने के लिए मूव करते हैं अपने होमलैंड से दूसरी जगह पे, सच एज ब्रिटिश एंड फ्रेंच डायस्पोरा, जैसे कि ब्रिटिश और फ्रेंच डायस्पोरा, जो अपने होमलैंड को छोड़ के दूसरी जगह पे गए सिर्फ इस वजह से कि लेबनान एक कंट्री है, ठीक, लेबनान एक कंट्री है, वहां के लोगों को लेबनीज कहा जाता है। ठीक, लेबनान एक कंट्री है, वहां के लोगों को लेबनीज कहा जाता है, जैसे इंडिया में जो रहते हैं जो लोग, उनको इंडियन कहा जाता है। ठीक। सो ब्रिटिश और फ्रेंच के लोग जो है अपने एम्पायर्स को मेंटेन और सर्व करने के लिए अपने होमलैंड को छोड़े, ठीक, इसीलिए इनको इंपेरियल डायस्पोरा कहा जाता है। ठीक। इंपेरियल डायस्पोराज उदाहरण के लिए ब्रिटिश और फ्रेंच डायस्पोरा जैसे साम्राज्यों की सेवा और रखरखाव के लिए, यानी कि ये किस लिए अपने मातृभूमि को छोड़ते हैं? साम्राज्यों की सेवा करने के लिए और उनके रखरखाव के लिए इच्छुक लोगों के बीच प्रवासन होता है। इसी को इंपेरियल डायस्पोरा या इंपेरियल प्रवासी कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट आता है कल्चरल डायस्पोरा। कल्चरल डायस्पोरा एग्जांपल, दोज हु मूव थ्रू अ प्रोसेस ऑफ चेन माइग्रेशन सच एज द कैरेबियन डायस्पोरा। यहाँ पे चेन माइग्रेशन होता है। चेन माइग्रेशन होता है मतलब अपने कल्चर को फैलाने के लिए, या कल्चर, चूंकि इनका कल्चर जो है उनके होमलैंड में नहीं है, दूसरी जगह पे है, तो उस वजह से भी मूव करते हैं, अपने कल्चर को फैलाने के लिए ये इस तरह से अपने होमलैंड को छोड़ते हैं, जैसे कि कैरेबियन डायस्पोरा। ठीक। सांस्कृतिक डायस्पोरा उदाहरण के लिए जो कैरेबियन डायस्पोरा जैसे चेन माइग्रेशन की प्रक्रिया से के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। जैसे ब्रिटिश इंडिया में आए, तो ब्रिटिश इंडिया में जब आए तो ब्रिटिश इंडिया में अपने एम्पायर्स को बनाने के लिए आए ना, तो कुछ लोग ही तो रहे होंगे जो किंग रहे होंगे, इसमें कुछ लोग ही तो रहे होंगे जो किंग रहे होंगे। ठीक। बाकी लोग जो है इन्हीं के शासन को मजबूत करने के लिए, बाकी ब्रिटिश जो आए यहाँ पे वो इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए, इन्हीं के मतलब जो ऑफिस है उसमें काम करने के लिए, और इन्हीं के शासन में जो भी जरूरत थी सिविल लोगों की, वो सारी चीजें करने के लिए ये आए, क्योंकि किंग ही सारी चीजें तो थोड़ी करता है। ठीक। तो किंग तो एक ही होगा, बाकी जो लोग आए वो क्या करने आए? वही किंग को सपोर्ट करने के लिए, उन्हीं को सर्व करने के लिए और उन्हीं के एम्पायर्स को बनाए रखने के लिए। ठीक। रखरखाव मीन्स उन्हीं के एम्पायर को बनाए रखने के लिए इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे अपने होमलैंड को छोड़ के दूसरी जगह पे मूव किए, माइग्रेट किए, तो उसी को इंपेरियल डायस्पोरा कहा जाता है। ठीक। कल्चरल डायस्पोरा जैसे कि कैरेबियन डायस्पोरा, ये अपने कल्चर को फैलाने के लिए या अपने कल्चर से मिलने के लिए, हो सकता है कि कुछ लोग जो है अपने होमलैंड को सिर्फ इस वजह से छोड़ते हो क्योंकि वहां पे उनका कल्चर नहीं मिल पा रहा है। ठीक। तो ये कल्चरल डायस्पोरा कहा जाता है, जैसे कि कैरेबियन डायस्पोरा। ठीक। 3 बेसिक फीचर्स ऑफ डायस्पोरा। डायस्पोरा के 3 बेसिक फीचर्स कौन कौन से हैं? डायस्पोरा की 3 मूलभूत विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आता है कंटिन्यूइंग कनेक्शन टू अ कंट्री और रीजन ओवरशिप, यानी कि इनका जो है
कनेक्शन रहता है, कंटिन्यू कनेक्शन रहता है। एक आदमी अगर किसी कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ के दूसरी जगह पे जाके बस जाएगा तो वो डायस्पोरा में नहीं आएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन उसकी जो ओरिजिन ऑफ कंट्री थी, उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन जो था उससे खत्म हो चुका है। तो कनेक्शन होना जरूरी है डायस्पोरा के लिए। ठीक, डायस्पोरा के लिए कनेक्शन होना जरूरी है। अगर आप सिटीजनशिप छोड़ के कहीं और जाके बस जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये डायस्पोरा नहीं कहलाएगा। ठीक, अ कंटिन्यूइंग कनेक्शन टू अ कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो आपकी ओरिजिन की कंट्री है उससे आपका कनेक्शन होना चाहिए। माइग्रेशन कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना माइग्रेशन कहलाता है। ठीक, मूल देश से निरंतर संबंध होना चाहिए। तो जो भी लोग, अगर आपने मातृभूमि छोड़ दिया लेकिन आपकी अपनी मातृभूमि से निरंतर संबंध होना चाहिए, संबंध नहीं टूटना चाहिए। ठीक, ये फीचर है डायस्पोरा के। अ स्ट्रांग ग्रुप कॉन्शियसनेस सस्टेन्ड ओवर टाइम। ठीक, एक स्ट्रांग ग्रुप कॉन्शियसनेस होना चाहिए। जो लोग बाहर रह रहे हैं अपने होमलैंड को छोड़ के, उनके बीच में स्ट्रांग ग्रुप कॉन्शियसनेस होना चाहिए। एक समय के साथ साथ एक मजबूत समूह चेतना भी बनी रहनी चाहिए। ठीक, अ सेंस ऑफ किनशिप, काइंडशिप विद डायस्पोरा मेंबर इन अदर कंट्रीज, यानी कि एक तरह का थोड़ा सा क्या होता है, दयालुता होती है, रहमदिली होती है जो लोग वहां पे मिलते हैं। जैसे कि आप अगर इंडियन हैं, कहीं बाहर कंट्री में जा रहे हैं तो आपकी कंट्री का जब कोई लोग मिलते हैं तो आप उनकी मदद भी करना चाहते हैं, किसी भी तरह से उससे पूछेंगे कि कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, या और कुछ एक तरह का काइंडशिप होता है आपके अंदर, ठीक, अपनी कंट्री के लोगों से। अन्य देशों में डायस्पोरा सदस्यों के साथ एक दयालुता की भावना होती है। ठीक, द इंडियन डायस्पोरा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डायस्पोरा है। नंबर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी में डायस्पोराज होते हैं वो ज्यूज में होते हैं। अगर रिलीजन की बात करें, सपोज करिए अगर आप रिलीजन की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन से रिलीजन में डायस्पोराज होते हैं, तो ज्यूज। ठीक, भारतीय डायस्पोरा दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है। ठीक, तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट टर्म आता है वैल्यूज। वैल्यूज ही करके हम लोग लीव करेंगे क्लास मोल। ठीक, वैल्यू आर इंडिविजुअल बिलीफ्स दैट मोटिवेट पीपल टू एक्ट। एक इंडिविजुअल का बिलीफ जिसके जरिए पीपल मोटिवेट होता है किसी चीज को करने के लिए, वन वे और अनदर, मतलब किस तरह से करना है या किस तरह से नहीं करना है, इस पे वो मोटिवेट होता है। दे सर्व एज अ गाइड फॉर ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर को एक गाइड के तौर पे सर्व करता है। यानी कि वैल्यूज क्या है, वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप सारे एक्शन अपने करते हैं। ठीक, आप कहते हैं ना कभी कभी मेरी वैल्यू इस चीज को अलाउ नहीं करती है, जो काम तुम बोल रहे हो। ठीक, तो ऐसी आपका वैल्यू क्या होती है, एक आपकी बिलीफ होती है, आपकी एक बिलीफ कहते हैं कि जिस पे आप विश्वास रखते हो। एक आपका विश्वास होता है जो आपके काम को मोटिवेट करता है कि किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। ठीक, और एक आपके बिहेवियर के लिए एक गाइड की तरह से काम करता है वैल्यू। ठीक, मूल क्या है, मूल व्यक्तिगत विश्वास है। मूल क्या है, एक व्यक्तिगत विश्वास है। ठीक, जो लोगों को एक या दूसरे तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, जो लोगों को एक या दूसरे तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करता है, वो मानव व्यवहार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यानी कि मूल जो है वो मानव व्यवहार को का मार्गदर्शन करता है, मानव व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। हाँ, इंडियन डायस्पोरा है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डायस्पोरा। जनरली पीपल आर predisposed to adopt the values that they are raised with। यानी कि जो लोग होते हैं जिस वैल्यूज के साथ वो पले बड़े होते हैं, यानी कि उनकी फैमिली की जो वैल्यू होगी या उनके आसपास जो लोग हैं उनकी जो वैल्यू होती है, उन्हीं को वो अडॉप्ट करते हैं लोग। पीपल ऑल्सो टेंड टू बिलीव दैट दोज वैल्यूज आर राइट बिकॉज दे आर द वैल्यूज ऑफ देयर पर्टिकुलर कल्चर। और लोग जो है ये बिलीव करते हैं कि वो जो वैल्यू है वो सही है क्योंकि वो उन्हीं के पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करती है। आमतौर पर लोग उन मूल्यों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं जिनके साथ वो बड़े होते हैं, यानी कि जिन मूल्य के साथ वो
पले पले बड़े होते हैं उसी को अपनाने के लिए वो तैयार होते हैं, और वो ये भी मानते हैं कि वही मूल्य सही है, क्योंकि वो उन्हें उन्हीं की विशेष संस्कृति के मूल्य होते हैं। ठीक, उन्हीं की विशेष संस्कृति के मूल्य होते हैं। डेफिनेशन क्या है मूल्य, वैल्यू की या परिभाषा क्या है मूल्य की? तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे एच.एम. जॉनसन की। एच.एम. जॉनसन कहते हैं वैल्यूज आर जनरल स्टैंडर्ड्स। वैल्यूज क्या है? जनरल स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये आपका कीवर्ड हो जाएगा जनरल स्टैंडर्ड्स, एंड मे बी रिगार्डेड एज हायर ऑर्डर नॉर्म। इसको हायर ऑर्डर नॉर्म्स भी कहा जा सकता है, वैल्यूज को हायर ऑर्डर नॉर्म भी कहा जाता है। ठीक, आगे हम लोग नॉर्म्स भी पढ़ेंगे क्या होता है। एच.एम. जॉनसन मूल्य समान मानक है। ठीक, ये कहते हैं मूल्य क्या है? सामान्य मानक है, और इन्हें उच्च आदेश मानदंड भी माना जा सकता है। इन्हें उच्च आदेश मानदंड भी माना जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं पीटर वास्ले। इनकी डेफिनेशन क्या है वैल्यू की? जनरल कॉन्सेप्शन ऑफ द गुड, ideas about the kind of end that people should pursue throughout their life and throughout the many different activities in which they engage। यानी कि अपनी लाइफ में वो कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, अपनी लाइफ में कौन कौन सी एक्टिविटीज में वो इंगेज होते हैं, उसमें क्या चीज सही है, इस बात ये जो है वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। वैल्यू वही है कि वो जो बिलीव करता है, जो उसका कंसेप्शन है एक कि क्या चीज सही है, वही वैल्यू कहलाती है। ठीक, जनरल कंसेप्शन ऑफ द गुड ideas about the kind of end that people should pursue throughout their life and throughout the many different activities in which they engage। ठीक, पीटर वास्ले कहते हैं अच्छे की समान अवधारणा, अच्छे की समान अवधारणा, यानी कि एक अच्छे की क्या चीज अच्छी है उसकी समान अवधारणा, उस तरह के लक्ष्यों के बारे में विचार जो लोगों को अपने पूरे जीवन और कई अलग अलग गतिविधियों में शामिल करना चाहिए जिसमें वो संलग्न है। यानी कि अच्छे की एक समान अवधारणा जो एक व्यक्ति अपने जीवन की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसमें शामिल करता है, उसी को क्या कहा जाता है? मूल्य कहा जाता है, पीटर वास्ले का कहना है। एम हेरलम्बस का क्या कहना है वैल्यू के बारे में? अ वैल्यू इज अ बिलीफ। वैल्यू क्या है? एक बिलीफ है दैट समथिंग इज गुड। बिलीफ है कि कोई चीज सही है, कोई चीज अच्छी है, एंड वर्थ वाइल है, जो कीमती है। इट डिफाइंड व्हाट इज वर्थ हैविंग एंड वर्थ स्ट्राइविंग फॉर। ये आपको बताता है कि क्या चीज जो है पाने योग्य है और क्या चीज पाने योग्य नहीं, ठीक, और किस चीज का प्रयास करना चाहिए, किस चीज को पाने का प्रयास करना चाहिए और क्या चीज पाना सही है। ठीक, एम हरलम्बस का कहना है कि एक मूल एक विश्वास है कि क्या अच्छा है, कुछ अच्छा है और सार्थक है, कुछ अच्छा है और सार्थक है, और ये परिभाषित करता है कि क्या पाने योग्य है और इसके लिए प्रयास करने योग्य है। क्या चीज पाना चाहिए और क्या चीज पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक, फंक्शन ऑफ वैल्यूज। फंक्शन ऑफ वैल्यूज क्या है जी? पीवाईक्यू लाएंगे हम लोग, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। हम लोग सोच रहे हैं कि डेट आ जाए उसी हिसाब से करते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू करने के बाद क्या है कुछ दिनों बाद भूल भी जाता है। ठीक, तो लास्ट में पीवाईक्यू करने का फायदा आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक, फंक्शंस ऑफ वैल्यूज, मूल्यों के कार्य क्या होते हैं। ठीक, प्रोवाइड्स गोल और एंड फॉर द मेंबर टू एम फॉर। यानी कि ये एक कोई किसी भी मेंबर को गोल या एंड प्रोवाइड करता है जिसके लिए वो काम करता है, जिसके लिए वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है। ठीक, सदस्यों के लिए एक लक्ष्य के लिए लक्ष्य प्रदान करता है और ये लक्ष्य प्रदान करता है। ठीक, सदस्यों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये लक्ष्य प्रदान करता है और उसी के लिए वो अपने जीवन में काम करता है, उसी लक्ष्य को पाने के लिए। प्रोवाइड्स फॉर स्टेबिलिटीज एंड यूनिफॉर्मिलिटीज इन ग्रुप इंटरेक्शन। ठीक, स्टेबिलिटीज और यूनिफॉर्मिलिटीज प्रोवाइड करता है ग्रुप के इंटरेक्शन में, क्योंकि सब लोगों की वैल्यू सेम होती है तो एक ही चीज के लिए लोग काम करते हैं। हेंस क्रिएट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जिसकी वजह से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है अमंग पीपल हु शेयर्ड कॉमनली। जिनके बीच में कॉमन वैल्यूज होती हैं उनके बीच में
सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है। ठीक, समूह अंततः क्रिया में स्थिरता होती है और एकरूपता प्रदान करता है ये मूल। इसलिए आमतौर पर साझा करने वाले लोगों के बीच अपनेपन की भावना होती है, यानी कि जो मूल साझा करते हैं आपस में, उनके बीच में अपनेपन की एक भावना भी होती है। Bring legitimacy to the rules that govern specific activities। ठीक, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए क्या रूल्स हैं उसको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है। लेजिटिमेसी कहते हैं जिसको बहुत ज्यादा सही माना जाने लगे। ठीक, विशिष्ट गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नियमों को वैधता प्रदान करता है। तो यानी कि जो विशिष्ट गतिविधियां होती हैं उसको नियंत्रित करने के लिए नियमों को वैधता प्रदान करता है मूल। हेल्प टू ब्रिंग अबाउट सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल, यानी कि जो सेट्स ऑफ रूल हैं उनके बीच में एक एडजस्टमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। नियमों के विभिन्न सेटों के बीच किसी प्रकार का समायोजन लाने की सहायता करता है। ठीक, डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड व्हाट इज डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल, ये बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या डिजायरेबल है और क्या अनडिजायरेबल है। नहीं, अभी नहीं आई है डेट, फॉर्म फिल करने की डेट अभी नहीं आई है। सही और गलत के बीच में अंतर करना मूल्य होता है। मूल्य ही बताता है कि सही और गलत क्या है, उसके बीच में अंतर बताता है आपको, और क्या चीज वांछनीय है और क्या चीज अवांछनीय है, इसके बीच का अंतर भी ये बताता है आपको। ठीक, तो नॉर्म्स हम लोग कल करेंगे। और भी कोई क्वेश्चन है आपका तो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। पेपर 2 का मैंने बताया कि आपको नोट्स के पीडीएफ पढ़ने हैं और एक बुक आपको लेना है अरिहंत की PYQ, सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बुक आती है, वो लेना है और आपको जो पीडीएफ दी जा रही है वो पढ़ना है। ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।